खबरें तफसील से। लखीमपुर सानिया के मुलजमीन को लेकर एसआईटी जाए वारदात पर पहुंची। तिकोनिया इलाके में क्राइम सीन रेकेड किया गया। आशीष मिश्रा, अंकित दास और ड्राइवर शेख लतीफ को उसी जगह लाया गया जहां 3 अक्टूबर को तेज रफ्तार गाड़ी ने किसानों को रौंद दिया था, जिसमें 4 किसान समेत 8 अफराद हलाक हुए थे। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में जीत का दावा किया है। उन्होंने दावा किया 2022 असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी हुकूमत से अवाम मायूस है। अखिलेश पार्टी की जीत का दावा करने के साथ साथ छोटी जमातों से इत्तेहाद करने से भी तैयार है। बताएगा और जिस तरह की नाराजगी दिखाई दे रही है किसानों के अंदर, नौजवानों के अंदर, व्यापारियों के अंदर, हर वर्ग के लोग जिस तरीके से समर्थन में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। क्या हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और यहाँ चुनाव के समय तमाम राजनीतिक दल आते हैं 2022, लेकिन समाजवादी पार्टी का लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना। लेकिन और दलों का लक्ष्य क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल। नवाब मलिक के दामाद समीर खान की अब मुश्किलें बढ़ सकती है। एनसीबी ने जमानत के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। वहीं दीगर 2 मुलजमीन किरण सजानी और राहिला फ्रेंचर वाला की भी जमानत रद्द कर दी गई है। इसी बेंच महाराष्ट्र के रियासती वजीर नवाब मलिक एनसीबी पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीबी और इसके तरीक़ेकार पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने कहा कि वो अपने मौक़िफ़ पर अभी भी कायम है। उन्होंने एनसीबी पर फर्जी रेड करने और दानिश्ता तौर लोगों को फंसाने का इल्जाम भी लगाया। नवाब मलिक ने कहा कि पिछली कॉन्फ्रेंस में मनीष भानुशाली और किरण गोसाई के मुतालिक इंकिशाफ किए गए तो मुझसे मेरे दामाद के बारे में सवाल किए जाने लगे। नवाब मलिक ने कहा तब से उन्हें धमकी भरे फोन कॉल्स भी मिल रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कर दी है। ख्याल है कि हुकूमत ने नवाब मलिक की सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर दिया है। क्लियर कट फ्रेम करने का मामला है। जो मैं आज तक सवाल उठाता था कि एनसीबी फर्जीवाड़ा करती है, इस मामले में पूरा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया है। आप पूछेंगे क्यों किया गया? करण सजलानी को पकड़ा तो एक खबर आ गई कि ब्रिटिश नागरिक को 200 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया, हाइप हो गई। राहिला फर्नीचर वाला जो एक लड़की है गरीब घर की, जिसकी 6 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, तमाम बहनें अपना घर चलाने के लिए काम करती हैं, घर में साबुन बनाती हैं। किसी जमाने में दिया मिर्जा के यहां नौकरी करती थी। आप लोगों को खबर दी गई कि ये दिया मिर्जा की सेक्रेटरी को हमने पकड़ा है। फिर वो हाइप हो गई पब्लिसिटी। उसके बाद नवाब मलिक का दामाद तो और चेरी पिक हो गया, पूरे देश में खबरें चलने लगी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दरमियान हमने कभी भी दामाद के निर्दोष होने की बात नहीं रखी। हमने यही रखा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। सिलेक्टिव खबरें बनाई जाती है, झूठी खबरें प्लान करके खबरें छपाई जाती है और उसके बाद ओनस लेने के समय आप लोगों पे ओनस डाला जा रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो ऑर्डर आया है इस ऑर्डर में हमारे दामाद को फ्रेम किया गया। ये पूरी तरह से चीजें सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आया पाकिस्तानी दहशतगर्द मोहम्मद अशरफ उर्फ अली को अजमेर में 2 साल गुजारने पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। मोहम्मद अशरफ अजमेर में कब और कहां आकर ठहरा, इस सवाल का जवाब जिला पुलिस की इंटेलिजेंस और दरगाह थाना पुलिस तलाश करने में जुटी है। दरगाह के आसपास के इलाके की हर गली में पुलिस जांच कर रही है और मोहम्मद अशरफ के ताल्लुक से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। वहीं इस मामले में अपोजिशन सवाल पूछ रहा है। यहाँ पर आने जाना बेरोक टोक के समाचार समय समय पर मिलते रहते हैं। इस नाते मेरी सरकार से मांग है कि शहर के विशेष रूप से
इंद्रकोट, दरगाह बाज़ार सहित जितने ऐसे स्थान हैं उन पर रहने वालों की पुलिस एक सर्वे करके एक जांच करे ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति यहाँ पर न रह सके। जिस प्रकार के उस पाकिस्तानी आतंकवादी के पकड़ने का समाचार आया कि 1.5 वर्ष वो अजमेर में ही रहा। अजमेर लगातार अपराधियों के, आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है। घुसपैठियों की लगातार यहाँ से सूचनाएं आती रहती है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर आकर अवैध रूप से बस रहे हैं। खुफिया तंत्र नाकाम है, विफल है। तो इससे पता चलता है कि 2 साल तक एक आतंकवादी अजमेर में रह करके चला गया, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी खुफिया तंत्र के पास नहीं थी। डेविड हेडली, कोलमैन हेडली, जो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी था, वो अजमेर आता है, आके चला जाता है। एक आतंकवादी रमज़ान के महीने में 2 महीने यहाँ आकर के रह के चला जाता है। और इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के फर्जी यहाँ राशन कार्ड और उनके दस्तावेज यहाँ पे बन जाते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई खुफिया तंत्र द्वारा और प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है। निश्चित रूप से अजमेर में जो अवैध रूप से जो घुसपैठी यहाँ बसे हुए हैं, इनको निकालना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं मांग करूँगा प्रशासन से कि सर्च अभियान चला करके, सर्च ऑपरेशन चला करके जो घुसपैठी है यहाँ पर बसे हुए हैं, बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं, उन पर कार्रवाई करें। 2 दिन के वक्फे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। इससे कबल बुध और मंगल को तेल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था। आज दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की दोनों की कीमत में 35 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। कीमत में इजाफे के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपये 79 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपये 54 पैसे फी लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 75 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 101 रुपये 40 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। पहले तो अभी 300 में टंकी फुल हुई, अभी आप 510 का मैंने मारा, अभी भी टंकी नहीं फुल हुई। मतलब सोचिए 1 हफ्ते में मेरे को 1 टंकी लगता है, अभी 2 टंकी भरना पड़ रहा है, 2 बार पेट्रोल फुल करना पड़ रहा है। अभी क्या प्रेशर है, पैंडेमिक में तो बजा दी है पूरी सबकी, अभी इसमें और बजेगी, और क्या होगा। दिन में हम 200 रुपया कमा रहे हैं, उनमें 100-200 रुपये का पेट्रोल चल ही नहीं रहा है। हम व्यापारी है नहीं क्या, मच्छी का व्यापार कर रहा है, 1 रुपया नहीं बचता है। सरकार से क्या डिमांड है आपकी? पेट्रोल पे कुछ कम करिए, इंसान पेट्रोल के लिए कुछ सुविधा कराएगी तो बढ़िया होगा सरकार का, पेट्रोल डीजल की वजह से। ट्रैवलिंग का काम है, दिक्कत तो होता है। सैलरी में से 30% कुछ इसमें चले जाता है पेट्रोल में, उतना ऑफिस से मिलना उतना मिलता नहीं है। सरकार से यही डिमांड है कि पेट्रोल का भाव कम होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल कम होगा तो बाकी के भी जो प्रोडक्ट्स है वो भी कम होंगे। कहना चाहेंगे जो पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल का जो राक्षस है, शैतान है, उसे जलाने की क्रिया प्रक्रिया कल से शुरू होगी। दशहरे के दिन हम एक रावण को जलाएंगे और 2024 को पूरी तरह से जलाएंगे। मरकज ने बीएसएफ के दायरे इख्तियार में इजाफा किया है। गुज़श्ता वजारत दाखिला के जरिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 रियासतों आसाम, मगरबी बंगाल और पंजाब अब बीएसएफ को 15 के बजाय 50 किलोमीटर के रकबे में कार्रवाई करने की इजाजत होगी। वजारत के मुताबिक नए फैसले से सरहद पर गैर कानूनी सरगर्मियों और स्मगलिंग पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। पंजाब और मगरबी बंगाल हुकूमत ने मरकज के इस फैसले को नामाकूल और नाकाबिल फहम करार दिया है। पंजाब के नायब वजीर आला सुखविंदर सिंह ने इसे आईन के वफाकी ढांचे पर साधा हमला करार दिया है। उनका कहना है कि रियासतों को एतमाद और उनसे मशवरे के बगैर मरकज ने यकतरफा फैसला लिया है, जो रियासती हुकूमत को कमजोर करने वाला है। इससे वफाकियत की रूह के मुनाफी है। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ।
भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है। साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस कभी देशभक्तों की पार्टी नहीं हो सकती है। वहीं उन्होंने सरहदों की हिफाजत आरएसएस की देन करार दिया है। साध्वी ने कांग्रेस हुकूमत में तब्दीली मजहब का इल्जाम भी लगाते हुए हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का भी इल्जाम लगाया। वहीं कांग्रेस ने साध्वी के बयान पर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिनके दामन खुद दागदार है वो दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा के किरदार से सभी वाकिफ हैं। कांग्रेस का कहना है कि साध्वी को क्रिश्चियन स्कूलों से इतनी नफरत है तो वो बीजेपी हामियों के बच्चों के नाम क्रिश्चियन स्कूलों से कटवा कर दिखाए। भारत में हिंदू कहीं किसी प्रकार से सुरक्षित है तो वो आरएसएस के कारण है। अगर संस्कृति जीवित है तो आरएसएस के कारण है। अगर कहीं विश्व बंधुत्व जीवित है तो आरएसएस के कारण है। अगर कहीं देश सुरक्षित है तो आरएसएस के कारण है। और अगर कहीं किसी प्रकार से उपद्रवों से शांति स्थापित जब होती है तो आरएसएस से है। कि आरएसएस जो है इनको समझने के लिए कई पीढ़ियां कई इनको जन्म लग जाएंगे। अपने ही नेताओं के लिए शहीद करने का आपने काम किया है। ऐसी जो उनकी जो विचारधारा है, जिस तरीके जो बोलती है, मुझे तो ये लगता है कि इनके ऐसे लोगों को सांसद बना के भोपाल के लोगों ने गलती की है और उस गलती के लिए हम लोग स्वीकारते भी हैं। मुझे ये लग रहा है कि प्रज्ञा जी को अब तक भी, पहले तो फुटबॉल चलना नहीं बनता था, आज फुटबॉल खेलती है, कभी फुटबॉल खेलती है, कभी कबड्डी खेलने के लिए तैयार है। तो ऐसी ये उग्र बातें करना, मुझे तो लगता है कि पूरे भाजपा के अंदर इस तरीके का जो माहौल दिख रहा है, मुझे ये लग रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर एक अपने आप में क्या समझती है। बाद इस्तकबाल 2 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन के टीके की मंजूरी के बाद तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिल्ली के तुगलक नगर में बच्चों के लिए वैक्सीन सेंटर तैयार किया गया है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने डॉक्टर संजीव से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। टीकाकरण को लेकर अब एक कदम आगे सरकार की तरफ से भी बढ़ा गया है। हालांकि भारत बायोटेक की तरफ से बच्चों की वैक्सीन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसकी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। तिलक नगर में ऐसा ही एक सेंटर बनाया गया है जहां बच्चों के हिसाब से ये तमाम तैयारियां की गई हैं कि जहां बच्चों के मन के मुताबिक इस पूरे माहौल को बनाया गया है। हमारे साथ डॉक्टर संजीव सर हैं। सर, इस पूरी तैयारी को आप लोगों ने क्या सोचा और कैसे इतना बेहतर एस्टेब्लिश किया है? देखिए, जिस तरह से अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर हमारा पहले से चल रहा था और आप भी जैसे समझ रहे होंगे कि जो बच्चों को लेके स्पेसिफिकली जो अभिभावक हैं उनके मन में एक थोड़ा सा डर रहता है और कहीं ना कहीं एक हेजिटेंसी भी आप समझ लीजिए। तो वो जो वैक्सीनेशन सेंटर का माहौल है वो एक इस तरह से बनाया गया है कि उनको आते ही जो एक कहते हैं डर, एक फियर वाला माहौल अंदर ना लगे, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको प्लान किया गया है। पहले हमने सोचा था कि 12 से 18 साल का, क्योंकि अप्रूवल मिला था ज़ाइकोव-डी को, पर उसके बाद जैसे हमें पता लगा कि 2 से ऊपर साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ट्रायल चल रहा है और अभी जैसे कोवैक्सीन को अप्रूवल मिलने वाला है DCGI से, तो हमने इसमें सभी एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो है ये प्लान किया है। आप देखेंगे जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा, लाइक जैसे जो रजिस्ट्रेशन होता है अडल्ट्स के लिए, उसी तरह से रजिस्ट्रेशन होके यहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वेट करेंगे। वेटिंग एरिया, हाँ, ये एक वेटिंग एरिया रहेगा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं क्यूबिकल, जहाँ पर वैक्सीन लगेगी, जहाँ पर वैक्सीनेटर बैठेगा और बच्चा भी साथ में बैठेगा, एग्जैक्टली यहाँ पर। और ये भी जो माहौल है वो उसी तरह का बनाया गया। आप देखेंगे इसका जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो बच्चा इनको कार्टून्स को देखते हुए एंजॉय करते हुए और वैक्सीन लगाए और उसको पता भी ना लगे, तो वही पूरा माहौल क्रिएट करा गया है। बिल्कुल एक एक वॉल को इसी तरह से हमने ध्यान में रखते हुए, जी, जैसे उसको वैक्सीन लग जाएगी तो जैसे हम अडल्ट्स में बात करते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे तक वेट किया जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ये ऑब्जर्वेशन वाला एरिया। बट आप ये देखिए, आधा घंटा बच्चे को बिठाना काफी मुश्किल हो जाता है, तो उसी के लिए ये सारी जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज है यहाँ पर वो रखी गई है, जिसके अंदर की कुछ गेम्स है सभी तरह के, इसके अलावा वीडियो गेम्स है। बच्चे फिर कुछ ये इस तरह के म्यूजिकल आइटम से भी प्ले कर सकते हैं। मतलब हर एक एज ग्रुप के बच्चे के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा गया है। तो ये बच्चे खेलने भी आने लगे हैं। ये बच्चे जैसे पता लगा कि इस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर है तो वो पेरेंट्स उनको दिखाने के लिए लेकर आ रहे कि ये वैक्सीनेशन सेंटर, और जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल अप्रूव हो जाएगा और मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगी, तो फिर तो अभी हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से पेरेंट्स और
बच्चे भी काफी एक्साइटेड हैं। कैसा लग रहा है ये पूरा माहौल? अच्छा लग रहा है। क्या क्या खेला? मैंने कुछ नहीं खेला अभी। यहाँ अच्छा लग रहा है? डर नहीं लग रहा है डॉक्टर साहब से? नहीं। वैक्सीन के लिए तैयार? ठीक है। तो तमाम तैयारी है, कुछ पेरेंट्स भी हैं जिससे हम बात भी कर लेते हैं। मैम, आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आई हैं, माहौल कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा है माहौल, काफी फैमिली? हाँ जी बिल्कुल। कोई डर नहीं? नो। तमाम चीजें अच्छी हैं? यस। तो फिलहाल ये एक बड़ी कवायद है। हालांकि दिल्ली में पहला ऐसा संस्थान है जो बच्चों के लिए खोला गया है और इस पूरे संस्थान को खोलने के पीछे डॉक्टर संजीव का बहुत बड़ा सहयोग भी रहा है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक यहाँ पर मोटू पतलू के भी जो तमाम कार्टून्स हैं उनको लगाया गया है, उनको खेलने के लिए फुटबॉल्स भी तैयार किए गए हैं और इन तमाम तैयारियों के लिए अब कहीं ना कहीं सरकार के एसओपी का इंतजार है। लेकिन उससे पहले ये तमाम तैयारियां उन लोगों को जागरूक करने के लिए भी की गई हैं जो अभिभावक ये सोचते हैं कि बच्चों को कोविड के लिए सेंटर पर ले जाएं तो क्या वो सुरक्षित है या नहीं, और उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। कैमरामैन जगदीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तालीम को बच्चों का बुनियादी हक कहा गया है, लेकिन अपने इसी हक को पाने के लिए स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। आपको यकीन न आए, लेकिन ये हकीकत है। औरंगाबाद में फलमरबी तालुका में बच्चों को स्कूल जाने के लिए तालाब पार करना पड़ता है। वो कैसे, देखे हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन की ये खुसूसी रिपोर्ट। नया भी नहीं आ रही। क्यों? पानी बहुत आ रहा है, तालाब से खींच रहा है। 8-10 दिन से पानी आ रहा है और जाने में परेशानी हो रही है। अभी थोड़ा पानी कम हुआ तो हम जा रहे हैं। कि यहाँ बहुत पानी है और उनको माँ बाप का घर का काम छोड़कर आना नहीं होता और वो छोटे छोटे उस पानी में से जा नहीं सकते, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। तालाब का पानी है, वहाँ कीचड़ नाले में से जाना पड़ता है और तालाब की वो दीवार है, वो दीवार से जाना पड़ता है। वो दीवार बहुत ऊंची है, हमको डर लगता है पर हम जाते हैं। हमारा रास्ता 4 किलोमीटर है। हम स्कूल होकर भी स्कूल नहीं जा सकते। हमारे घर पे लाइट ना होने के वजह से हम घर पे पढ़ाई नहीं कर सकते। हमारा 10वीं का साल है, वह हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। पीर बावड़ा के हनुमान बस्ती में 50 से ज़ायद ख़ानदान आबाद हैं। बारिश के मौसम में इस बस्ती के सैकड़ों तलबा न सिर्फ तालीम से महरूम रह जाते हैं, बल्कि बीमार और बड़े बुजुर्गों के इलाज वगैरह में भी काफ़ी दुश्वारियाँ आती हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि तालाब पर पुल की तामीर के लिए सरकारी हुक्काम से लेकर सियासी लीडरों तक हर का अधिकार है, लेकिन रास्ता न होने के कारण वो बच्चे अपने शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। बारिश अगर ज़्यादा हो गई तो जाने आने के लिए रास्ता पूरा बंद हो जाता है और जो लोग आए आने वाले जाने वाले जो खेत में से गांव में जाए हुए और गांव में से खेत में जाए हुए, ये रास्ता बंद होने के कारण उनको 2-2 दिन गांव में या 2-2 दिन खेत में जाना पड़ता है। पीर बावड़े से 3 किलोमीटर पे तालाब है। तालाब हर साल भर जाता है। जैसे भी तालाब भरेगा तो वो तालाब भरगा के इधर के जाने आने वाले लोगों को पूरी बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता। इस वक्त हम औरंगाबाद से 45 किलोमीटर दूर फुलमरी तालुके के पीर बावड़ा गांव में है। ये पीर बावड़ा गांव का पाझर तालाब है। ये तालाब जो है तो इस गांव को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। एक तरफ गांव की एक बस्ती है तो दूसरी तरफ दूसरी बस्ती है। एक बस्ती से दूसरी बस्ती को जाने के लिए इसी तालाब को पार करना पड़ता है। एक बस्ती के सैकड़ों बच्चे दूसरी बस्ती में स्कूल होने की वजह से इस तालाब को पार करने पर मजबूर है। इस तालाब का मामला ये है कि अगर यहाँ तुग़यानी अगर आ जाए तो लोग यहाँ से रास्ता पार करने से महरूम रह जाते हैं। यहाँ के बच्चों को 2-2 हफ्ते तक स्कूल जाने से वो कासिर रहते हैं। हाल ही में जो तुग़यानी आई थी उसकी वजह से ये बच्चे पिछले 2 हफ्तों से स्कूल जाने से महरूम रहे। अभी भी ये हाल है कि इनको ये नदी पार करने के लिए अपनी जान हथेली पे रख कर जाना पड़ता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस मामले में बार बार दरख्वास्तें करने के बावजूद उनका ये रास्ते का मसला हल नहीं हो सका है और वो लोग तंग आ चुके हैं। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।